इसी में रोलेट एक्ट में। हाँ, रोलेट एक्ट के बाद मतलब ये घटना घटती है। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया। लिख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात कमेटी नियुक्त किया। तहकीकात कमेटी, तहकीकात मतलब होता है खोज, तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, C.R. दास यानी चित्तरंजन दास एवं जयकर सदस्य थे। देखिए, इस अलग समझिएगा, इस कमेटी ने जलियांवाला कांड के लिए ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, दो कमेटी नियुक्त हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक कमेटी ब्रिटिश सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में, और दूसरा कांग्रेस पार्टी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ये कमेटी गठन किया। तो इतिहास में ये जो कांड हुआ था, इसी को जलियांवाला कांड, कल हम आपको बताए थे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। ये इस कांड के बाद ये घटना तो घट जाती है, एक और आंदोलन की शुरुआत होती है जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था? 1914 में दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस विश्व युद्ध में कई देश आपस में लड़ रहे थे। दो विश्व युद्ध हुआ है, 1914 में हुआ था और 1939 में। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन यानी ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और ब्रिटेन भारत को पे कब्जा किया था। तो तुर्की के जो शासक था वो पूरे मुस्लिम समुदाय में उसको खलीफा के नजरिया से देखा जाता था, यानी वो खलीफा के रूप में काम करते थे। इसलिए यहाँ के जो मुस्लिम थे भारत में, वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन वहाँ पे आक्रमण करके उनके खलीफा को उनके पद से अलग कर दे, अपदस्थ कर दे। लेकिन ब्रिटिश सरकार जब तुर्की में अपने अंडर में ले लेती है तो एक संधि करती है जिसको कहते हैं सेवर्स की संधि। उस संधि के द्वारा खलीफा का जो अधिकार है उसको खत्म कर देती है। तो खलीफा को जब उसके पद से हटाया जाता है, कहाँ पे? तुर्की में। तो यहाँ भारत के जो मुस्लिम हैं
वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। इसीलिए इस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरोध में। इसके प्रमुख जो लीडर थे वो मोहम्मद अली, शौकत अली, दो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो प्रमुख नेता थे। इसके साथ ही और भी कई मुस्लिम लीडर थे। बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया और जब उन्होंने आंदोलन चलाया तो फिर खिलाफत की जगह उन्होंने एक नया आंदोलन शुरुआत की जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो लिख लीजिए पहले तो सुनिए, खिलाफत आंदोलन का कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुर्की के शासक को अपदस्थ करके खलीफा का पद छीन लेना था। तेईस नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर नवंबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत को दिल्ली में, सॉरी इसको दिल्ली में जोड़ दीजिएगा, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। लिख लीजिए, गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुने, अलग से लिखिएगा। खिलाफत आंदोलन में नहीं, ये बाद में गठन हुआ, ये कमेटी तो बाद में गठन हुई। वो अब हम लिखवाने वाले थे कि इसकी प्रमुख भूमिका किसकी थी। गांधी जी को तो बाद में बुलाया गया। लिख लीजिए, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, अलग अलग नाम है, तौबा करते रहिएगा। मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद की प्रमुख भूमिका थी। तो ये तो इनकी प्रमुख भूमिका थी। वो तो गांधी जी को बुला के नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो गांधी जी के सुझाव पर गांधी जी ने उनको सलाह दिया कि आप लोग ब्रिटेन जाइए। दो लीडर को उन्होंने कहा कि आप ब्रिटेन जाइए और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार, हम पहले ही बता दिए हैं कि एक सचिव का पद पहले बना दिया गया था। तो अपनी मांग को लेकर, जब यहाँ नहीं मानते थे तो अपनी मांग को लेकर लोग ब्रिटेन भी चले जाते थे और सचिव से भी रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी मांग को मान लिया जाए। तो दो लोगों को भेजा भी गया, शौकत अली और मोहम्मद अली को। लिख लीजिए, गांधी जी के, हाँ इनको अली बंधु भी बोलते हैं। गांधी जी के सुझाव पर शौकत अली एवं मोहम्मद अली
के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा गया। लेकिन देखिए ये शिष्टमंडल तो गया, लेकिन ब्रिटेन का एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, मतलब इन्हीं लोगों के नेतृत्व में दोनों के एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, लेकिन वहाँ पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी उसकी बैठक हुई, लेकिन ये जून 1920 में। सर इसमें डिमांड क्या हुआ है? उनको दोबारा खलीफा बनाया जाए, उनको उनका पद, हाँ देखिए इसको हम बहुत क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत इसको एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि ये देखिए खलीफा का पद बहुत इतिहास में बहुत पिछला पन्ना अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि खलीफा का पद होता था और उस खलीफा को पूरे देश के मुस्लिम सम्मान की दृष्टि से देखते थे पूरी दुनिया में। ऐसा हमको देखने को मिलता है इल्तुतमिश के काल में बगदाद में खलीफा को, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि आए थे यहाँ पर उसको सम्मान देने के लिए, उसको बता रहे कि आप इस पद पे ग्रहण कीजिए, क्योंकि खलीफा से जो भी सम्मान या स्वीकृति पद प्राप्त कर लेता था उसका विरोध नहीं कोई करता था। धार्मिक रूप से जब विरोध नहीं होता था तो वो शासक सम्मान के साथ अपना कार्यकाल पूरा करता था। तो इल्तुतमिश भी हमने देखा, हम देखते हैं तुगलक वंश के शासक में भी लिखा था कि मिस्र, जब बगदाद के बाद खलीफा का पद मिस्र में चला गया। बगदाद इराक एशिया में है ना, और मिस्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद अफ्रीका के बाद ये खलीफा का पद तुर्की में चला गया, तुर्की के शासक को खलीफा की पदवी मिल गई थी। तो इसीलिए यहाँ के मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि उनकी पदवी को खत्म किया जाए, क्योंकि वो धार्मिक रूप से सम्मान देते थे। तो लड़ाई तो वो ब्रिटेन वहाँ लड़ रहा था, लेकिन विरोध यहाँ भी ये लोग कर रहे थे। समझ गए आप लोग ये चीज़? विरोध यहाँ भी हो रहा था। तो ये लोग चाहते थे कि उनकी जो धार्मिक पद है वो बना रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके को वहाँ से शासक को पराजित करके हटाकर दूसरे को शासक बना दिया। इसीलिए तुर्की में मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं है आज। वो जो इस्लाम धर्म में बहुत चीज़ें जो पर्दा प्रथा बहुत है वो तुर्की में आप नहीं, तुर्की एक बहुत ही विकसित देश है, लेकिन वहाँ आबादी मुस्लिम की ज़्यादा है अभी भी। तो ये जब काम 1920 में हुआ था तो उसके बाद एक नए शासक जिसने आया उसने तुर्की का आधुनिकीकरण कर दिया, मॉडर्न मतलब शिक्षा प्रणाली वहाँ पे लागू किया, लोग स्कूल खोले गए, संसाधन और अलग विकसित चीज़ें उसने काम किया। तो ब्रिटेन ने जो भूमिका की थी उसमें वो सफल हो गया। और तुर्की आज भी जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, जितने भी इस्लामिक देश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विकसित देश है। वहाँ सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है महिलाओं पुरुषों को सब जगह तुर्की में। तो तुर्की का काया पलट हो गया था जब ये ब्रिटेन ने वहाँ तुर्की को हराकर वहाँ के शासक को बदल दिया था। तो ये जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था उस समय चूँकि गांधी जी को एक सहयोग की आवश्यकता थी, इसी समय मुस्लिम और हिंदू में एकता भी हो गया चूँकि गांधी जी भी सहयोग करने लगे। इसलिए जून 1920 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन भी आयोजित हुआ। देखिए जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन चलाने पर विचार किया गया। अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया।
1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये जो बैठक हुई थी जून 1920 में, खिलाफत आंदोलन तो एक अलग आंदोलन था धार्मिक मुद्दे को लेकर, लेकिन गांधी जी ने एक और आंदोलन इसी में छेड़ दिया, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 से। लिख लीजिए ये, अब आप हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन ये सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1920 दिसंबर 1920 नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की पुष्टि कर दी गई। देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उनका जो अधिवेशन होता है वो दिसंबर महीने से होता है, हमेशा हर वार्षिक अधिवेशन शुरू से लगभग 28 दिसंबर से शुरुआत होती है इस अधिवेशन की, और ये दिसंबर में ही होता है 18 से। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चलाना था तो उसमें चूँकि कांग्रेस पार्टी के ही ज़्यादातर लोग थे जिन्होंने वो ये आंदोलन में चलाना था, तो इसलिए कांग्रेस के पार्टी का एक बैठक बुलाई गई थी कलकत्ता में, उसको विशेष अधिवेशन कहते हैं। उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, और इस अधिवेशन में एक निर्णय ले लिया गया था। लेकिन जब वार्षिक अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ? नागपुर में। देखिए, क्वेश्चन आता है पूरा, नागपुर में। और इस अधिवेशन में स्थायी रूप से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय यानी उसकी पुष्टि कर दी है। पहले विरोध किया था चित्तरंजन दास ने। देखिए, चित्तरंजन दास ने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध किया। हाँ, देखिए, बहुत से लीडर थे जो असहयोग आंदोलन नहीं चाहते थे। चित्तरंजन दास विरोध किया, ये लिख लिया आपका। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
लिखिए नागपुर अधिवेशन में, अलग से लिखिएगा, नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन था क्या? असहयोग का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार भारत में जो व्यवस्था बनाए हुए थे उस व्यवस्था का विरोध करता था, उनका साथ नहीं, सहयोग नहीं देना था। तो सहयोग ना देने का उसमें कई चीज, उसका जो क्या कहते हैं प्रस्ताव बनाया गया था, उस प्रस्ताव में कई चीज़ों को शामिल किया गया था कि कैसे सहयोग नहीं देना है। पहली बार कि विदेशी वस्त्र को, इसको अभी में लीजिए, विदेशी वस्त्र का उपयोग नहीं करना है। पहला, हाँ, विदेशी वस्त्रों एवं सामानों का विरोध, शॉर्ट में लिख दीजिए, सरकारी उपाधि से त्यागपत्र, सरकारी एवं अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी एवं अर्ध सरकारी उत्सव का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, तो देखिए यह असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन में कई लोगों ने वकालत छोड़ दिया, कई लोगों ने क्या कहते हैं कि विदेशी सामान जो था उसका भी बहिष्कार करने लगे। गांधी जी ने भी करने लगे, गांधी जी भी बहिष्कार करने लगे। इसी समय गांधी जी ने भी जो अपना कोट पैंट टाई पहनते थे वो छोड़कर, जो उनका अभी रिवाज दिखता है धोती में और एक लाठी में, उसी समय से 1920 से ही गांधी जी ने ये स्वीकार कर दिया था। यानी उन्होंने विदेशी वस्त्र, पहले गांधी जी विदेशी वस्त्र ही पहनते थे, वे बहुत बड़े वकील थे, कोट पैंट टाई पहले पहनते थे, विदेशी कपड़ा, वो विदेशी ही है ना, कोट पैंट टाई ये भारतीय कपड़ा नहीं है, विदेशी कपड़ा है, तो वो पहनते थे। उन्होंने छोड़ दिया, आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छोड़ दिया, क्योंकि जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ा छोड़िए आप लोग, तो किसी ने कहा कि आप तो खुद पहने हैं, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी को ये बात लग गई, उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा आज से हम अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े, इसलिए तो चरखे का उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया चरखे का। इसीलिए स्वदेशी की बात करने वाले वही कि अब स्वदेशी पे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कई विद्यालय, महाविद्यालय, कई विश्वविद्यालय भी बने उस समय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना, आपका ये मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय BHU उन्होंने बनाया। तो कई विद्यालय का बाद में असहयोग आंदोलन के समय कई विद्यालय का निर्माण हुआ जिसमें लोगों को शिक्षा। तो 1920 ईस्वी में ये असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, 1 अगस्त 1920 तो ये आंदोलन पूरे भारत में हर जगह फैल रहा था। कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन आता भी है कि कौन विरोध करता है, ये हमने लिखा दिया है, जिनका नाम लिखाया है उसी पे ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों का पूछ सकता है, जैसे मोतीलाल नेहरू ने विरोध नहीं किया था, उन्होंने पक्ष लिया था। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने, चित्तरंजन दास ने लेकिन पहले विरोध किया था, बाद में नहीं। पहले तो विरोधी थे, लेकिन नागपुर अधिवेशन में उन्होंने अपना, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था।
तो ये आंदोलन पूरी तरीके से चल गया। इस आंदोलन जब भारत में ये चल रहा था तो ब्रिटेन के राजकुमार यहाँ घूमने आए थे। 1920 में शुरू हुआ और ये आंदोलन पूरा चल रहा था। तो जब ब्रिटेन के राजकुमार यहाँ पर घूमने आए थे तो वो जब बम्बई पहुँचे तो उनका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, सभी लोगों ने दुकानें बंद कर दी। यानी कोई व्यक्ति जब घूमने आएगा उसको सड़कें सारी चीज़ें मार्केट बंद मिलेगा, खाली मिलेगा तो उसको कैसा लगेगा। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। जब वो मुंबई पहुंचे तो पूरा सभी लोगों ने दुकानें बंद कर दी अपनी और पूरा सुनसान था। तो इसलिए क्वेश्चन आता है, देख लीजिए 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रिंस ऑफ वेल्स ये बताते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर उनका विरोध किया गया। आगमन पर उनका विरोध किया गया। तो इनका ये प्रिंस ऑफ वेल्स का मतलब होता है जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं उनको प्रिंस ऑफ वेल्स भी बोला जाता है वहाँ पर ब्रिटेन में। तो वो भारत आए थे, उनका विरोध किया गया था। आपने क्वेश्चन आप कोई और पूछा था क्या? हाँ क्या क्या सर ये जयपुर में टहलने आए थे। जयपुर में टहलने आए थे पिंक सिटी में? नहीं नहीं नहीं, जयपुर में नहीं, पूरे भारत में वो टहलने आए थे। पहले वो बम्बई से ही आते हैं, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, बम्बई में आते हैं। तो बम्बई में उनका बहुत विरोध हुआ, काला झंडा उनको दिखाया गया। 1921 प्रिंस ऑफ जो ब्रिटेन के हैं ये जयपुर में आए थे। तो जो जयपुर पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जयपुर में पूरा मार्केट जो था वो पिंक कलर का कर दिया गया था। मार्केट में सब जगह टहलने का ये सब इसलिए बड़े जो टहलने आए थे। कब असहयोग आंदोलन बना? नहीं मतलब वैसे क्वेश्चन था। ओ देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स तो इंडिया में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। अभी भी बीच में भी एक बार वो घूमने आया होंगे 10-12 साल पहले या उसके पहले भी। ये जो घटना हम आपको बता रहे हैं यह असहयोग आंदोलन के दौरान घटना थी, क्योंकि इस घटना से कहानी है कि ये जब वो आए थे तो उनका विरोध किया गया। तो जब गांधी जी वहाँ पहुँचे हुए थे तो उनके पिताजी यानी जो वहाँ के राजा थे किंग, उन्होंने गांधी जी से कहा था कि हमारा लड़का तो घूमने गया था तो आपने क्यों विरोध किया था उसका, वो तो इतने दिन बाद गया, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे शासन तो ब्रिटेन का ही था, एक राजा का लड़का अपने ही राज में, वो इंडिया उस वक्त नहीं का गुलाम था और वो आया घूमने तो उसका विरोध किया। तो जिम्मेदारी गांधी जी को से उन्होंने पूछा गया कि आप ही आंदोलन चला रहे थे ऐसा ही हो, तो आपने क्यों विरोध करवाया? तो गांधी जी ने उत्तर दिया था कि ब्रिटेन के राजकुमार का व्यक्तिगत विरोध नहीं था, आपकी नीतियों का विरोध था, इसलिए ये दिखाया गया था। तो ये उस समय की घटना थी। चूंकि ये क्वेश्चन आता है इसलिए हमने बताया कि वो विरोध हुआ कहाँ था, जो वास्तव में बम्बई में विरोध हुआ था, ठीक है, 1921 ईस्वी। वैसे जब मुंबई ये करेंगे, हाँ ये मुंबई में, हाँ बम्बई, बार बार मुंबई कह रहे हैं कि बम्बई में जब ब्रिटेन वो आए थे तब उनका ये विरोध हुआ था, ठीक है। ये जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही थी उस समय बहुत बड़े एक लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। लिख लीजिए 1 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय बाल गंगाधर तिलक
की मृत्यु हुई थी। फिर इसमें लाठीचार्ज हैं? लाठीचार्ज भी हुआ था। इसमें हाँ, इसमें देखिए एक घटना घटी थी असहयोग में चौरी चौरा कांड। यस सर। ठीक है, चौरी चौरा, क्योंकि गांधी जी अहिंसक थे और चौरी चौरा यानी गोरखपुर का एक तहसील है चौरी चौरा में, वहाँ पे कुछ लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस के एक जो ऑफिस थी उस ऑफिस को जला दिया। इससे करीब 20 से 25 लोग जल के मर जाते हैं। इस घटना को देखकर गांधी जी अपना ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। देख लीजिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में थाने में आग लग जाने के कारण 21 सिपाहियों की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुझे क्वेश्चन बना था इस पे कि तिलक की अर्थी किसने उठाई थी? हाँ, ये क्या कहते हैं, ये था ये, इसमें एक शौकत अली थे, अली बंदी। अली मंदिर थे, लेकिन इसमें वो आंसर था हजरत मोहानी। उसने तिलक की अर्थी हसन मोहानी ने उठाई हाँ, थी। उन्होंने उठाया था। उसमें ये क्वेश्चन था कि किस मुस्लिम ने तिलक की अर्थी उठाई थी। यही क्वेश्चन था ना? यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन था किस मुस्लिम ने, तिलक की अर्थी। तो हजरत मोहानी ने उनकी अर्थी उठाई थी। ये क्वेश्चन था कि तिलक की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन में गांधी जी भी था, शौकत अली भी था। शौकत अली भी था, हजरत चार लोग उठाएंगे ना? हैं? चार लोग उठाएंगे ना? नहीं, 4 लोग तो खाते नहीं, होंगे, मुस्लिम नहीं। लेकिन उस दौरान ये 3 लोग जो नहीं थे वो नहीं उठाए होंगे। समझ गए आप हमारी बात? उस विचारों में से जो गांधी जी ने नहीं उठाया होगा, मतलब नहीं तो गांधी जी भी सही हो जाते हैं। ठीक, उन 4 में गांधी जी और बाकी लोग नहीं रहे। क्या नाम बताया इसका? हजरत मोहानी। तो लिखा 5 फरवरी 1924 ये सर मुझे चौरी चौरा कांड। 21 सिपाही की मृत्यु हुई। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली में, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। देखिए, जब आंदोलन हिंसक हो गया, 12 फरवरी 1922 को बारदौली की बैठक में गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया। क्योंकि गांधी जी ने जब देखा कि यहाँ पे हिंसा होने लगी है तो उन्होंने अपना आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। गांधी जी सर गुजरात, हैं? गांधी जी गुजरात होम स्टेट में। गुजरात के पोरबंदर, गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो वहीं पे बारदौली में उन्होंने बैठक बुलाया और वहीं पे ये आंदोलन वापस ले लिया 1922 ईस्वी में। लिख लीजिए 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अठारह मार्च 1922 को गांधी जी के ऊपर
मुकदमा चलाया गया। 1922 ईस्वी को गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया। लिख लीजिए, गांधी जी के मुकदमे के समय, गांधी जी के मुकदमे के समय सेशन जज ब्रूमफील्ड थे। ब्रूमफील्ड थे। समय ब्रूमफील्ड सेशन जज थे अहमदाबाद के, और ये आंदोलन क्या कहते हैं, मुकदमा चलाया गया। लेकिन इतना जनता का इतनी भीड़ इकट्ठी, नाम लिख लीजिए। ब्रूमफील्ड, अच्छा हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों की बात। ब्रूमफील्ड जज सेशन जज जी के मुकदमे किसने सेशन जज ब्रूमफील्ड। गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई। लिख लीजिए, गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। पाँच फरवरी 1924 को 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को छोड़ दिया गया। ठीक है, स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य की समस्या के कारण 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। तो इनको जनता को भड़काने के काम, हमने बताया था, कानून बना था, बार बार इसकी चर्चा कर देते हैं। एक कानून बना था, रॉलेट एक्ट तो पारित हो गया था। उस एक्ट में क्या था? उस एक्ट में यही था कि संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार या भड़काने के आरोप में 6 साल की सजा। लेकिन एक पावर होता था जज को और वायसराय को, एक वीटो पावर दिया गया था। वो चाहता तो कभी भी छोड़ सकते थे। तो गांधी जी को भी जब देखा कि जनता बहुत ज़्यादा गांधी जी के साथ में है, तो 1924 ईस्वी में गांधी जी को स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य तो एक बहाना था, उसी के कारण उनको 1924 ईस्वी में छोड़ दिया गया। तो इसके बाद गांधी जी 1924 में ही कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें ये अध्यक्षता भी करते हैं। क्योंकि इतना लोकप्रिय हो जाते हैं गांधी जी, क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से फैले हैं। इस आंदोलन का विरोध, वापस लेने का विरोध भी कई लोगों ने किया। लिख लीजिए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का विरोध सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने किया।
तो कई लोगों ने विरोध किया, गांधी जी जेल में थे ही, ठीक है। इधर देखिए, जैसे चुनाव होता है, अभी किस चीज का चुनाव हुआ है? विधानसभा का। तो ये विधानसभा का चुनाव आज से नहीं हो रहा है। विधानसभा का चुनाव ब्रिटिश सरकार के दौरान से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था, चुनाव नहीं होता था। जब ब्रिटिश सरकार का गठन हुआ था, यानी यहाँ पे सत्ता उन्होंने संभाला हुआ था, इस चीज़ को आपको समझ लीजिए। तो वो लोग खुद ही, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो यहाँ गवर्नर जनरल बैठे और कानून खुद बना दिए बैठ के। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा भारत में वो विजय करने लगे तो कई प्रांतों में भी उन्होंने एक पद बना दिया गवर्नर, और गवर्नर के बाकी सहायता के लिए कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति करने लगे। बाद में जब भारतीयों की मांग हुई तो चुनाव होने लगा और कई लोग उसमें जुड़ने लगे। तो ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों को चुनती थी, मतलब वो क्या कहते हैं, भारतीय भी शामिल होते थे कानून बनाने में, लेकिन सबको अधिकार नहीं था। कानून का मंत्रालय नहीं मिलता था, अलग अलग लोगों को मिलता था, यानी वहाँ द्वैत शासन था। हमने बताया था 1919 में द्वैत शासन था, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक ऐसे एग्जाम्पल आप देते हैं कि उस जमाने में अगर मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है तो गवर्नर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नर को अलग विषय बटा हुआ था, और जो सरकार चुनी गई, मान लीजिए योगी जी की सरकार चुनी गई, तो उनको अलग विषय। तो इसी को कहते थे ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन या द्वैत शासन। तो ये उसी समय लागू हुआ था। तो कांग्रेस चूंकि असहयोग कर रही थी और 1924 में चुनाव होना था, 24 के लास्ट में, लेकिन कांग्रेस क्या कहते हैं, कुछ कांग्रेस के सदस्य चाहते थे कि इसमें भाग नहीं लेंगे हम लोग, इस चुनाव में खड़े नहीं होंगे, और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं चुनाव में खड़े होंगे, यानी सरकार का विरोध हम सदन में जाके करेंगे, वहीं पे उनका कोई बिल कानून नहीं पास होने देंगे, ठीक है, मतलब विरोध करेंगे, तब उनको पता चलेगा। तो ऐसा ही ये इसी को लेकर कांग्रेस में फिर विभाजन होता है। एक होता है परिवर्तनवादी जो क्या कहते हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एक होता है अपरिवर्तनवादी जो चुनाव नहीं करते। उसको हम आपको कल बताएंगे।